आज हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजर स्टॉक्स के रीसेंट क्रैश को और किस तरह से इन्वेस्टर्स को इस सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि स्टॉक्स लाइक एनएफएल और फैक्ट काफी गिर गए हैं। क्या लगता है इसके पीछे का रीजन क्या है? बिल्कुल, एक मेजर फैक्टर था इन्वेंट्री का पाइल अप। यूरिया इन्वेंट्रीज 1.3 मिलियन टन्स तक पहुंच गई हैं, जो 2016 के बाद का हाईएस्ट लेवल है। इस वजह से डीलर्स को प्राइस कट्स देने पड़ रहे हैं। तो डिमांड भी वीक थी या बस सप्लाई का इश्यू था? डिमांड की ग्रोथ तो थी, पर नॉट इनफ टू बैलेंस द एक्सेस इन्वेंट्री। जून में सेल्स 20% बढ़ गई थी, लेकिन इतनी ज्यादा सप्लाई के साथ प्राइस प्रेशर बन गया। वाह, यह काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा है। फिर मार्जिन प्रेशर भी बढ़ गया, राइट? रॉ मटेरियल कॉस्ट्स भी काफी हाई हो गई हैं। हाँ, अमोनिया और फॉस्फोरिक एसिड का कॉस्ट 19-25% तक बढ़ गया है, पर रिटेल प्राइसेस वही के वही हैं, जिससे कंपनीज को लॉसेस हो रहे हैं, लाइक GNFC। और ग्लोबल प्राइस क्रैश भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। रशिया और ईरान की सप्लाई वरीज के वजह से यूरिया प्राइसेस $319 पर टन तक गिर गए हैं। बिल्कुल, ये ग्लोबल टेंशन्स काफी इफेक्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स पर। अभी जो मॉनसून डिले हुआ है, उसे भी इफेक्ट हो रहा है। फार्मर्स हाई कॉस्ट्स के वजह से फर्टिलाइजर यूज रिड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा लग रहा है? पॉजिटिव कैटलिस्ट्स भी हैं। अगर मॉनसून रिकवरी अच्छी होती है तो यूरिया की डिमांड 60-70% ड्रिवन रहेगी मॉनसून से, और गवर्नमेंट की सब्सिडीज भी इस सेक्टर के लिए सपोर्ट का काम करेंगी। सही कहा। इसके अलावा ग्लोबल फूड क्राइसिस भी फर्टिलाइजर्स की लॉन्ग टर्म डिमांड को सपोर्ट करेगा। लेकिन रिस्क्स भी हैं। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिसरप्शन हो सकता है, जो नेचुरल गैस की सप्लाई को अफेक्ट करेगा। और स्मॉल कैप कंपनीज की डेट क्राइसिस भी एक रिस्क हो सकती है। नागार्जुना फर्टिलाइजर्स की इक्विटी नेगेटिव है, तो बैंक्रप्सी का रिस्क है। हाँ ना, इसलिए स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में एग्जिट करना हो तो कौन से स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए? फैक्ट और नागार्जुना जैसे स्टॉक्स को एग्जिट करना चाहिए। फैक्ट की पीई रेशियो 458x है और नागार्जुना का नेट वर्थ नेगेटिव है। बिल्कुल, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको होल्ड करना चाहिए, लाइक चंबल फर्टिलाइजर्स और कोरोमंडल इंटरनेशनल। ये कंपनीज डेट फ्री हैं और काफी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती हैं। चमाबल का 19.6% ईपीएस की एजीआर और कोरोमंडल का 261% ईओवाई ग्रोथ काफी प्रॉमिसिंग है। अगर कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक देखना चाहे तो मद्रास फर्टिलाइजर्स और गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स को बाय कर सकते हैं। ये स्टॉक्स अभी पीई रेशियो के हिसाब से काफी चीप हैं। बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छी पिक्स हो सकती हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होना चाहिए? शॉर्ट टर्म में कॉशन रखना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रीन फर्टिलाइजर्स जैसे नानो यूरिया पे फोकस करना अच्छा होगा। बिल्कुल, फर्टिलाइजर सेक्टर साइक्लिकल है। जो 2025 में गिर गया, वो 2026 में ऊपर भी जा सकता है। तो स्टॉक सिलेक्शन की है, क्वालिटी कंपनीज को टारगेट करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ स्टॉक्स पे फोकस करना सही रहेगा। ऑलराइट लिसनर्स, आपके पास कौन से फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।